स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देख रहे हैं आप लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने और सामाजिक विकास को पंख देने के मकसद से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 6,90,242 करोड़ रुपए का महा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृतकाल के इस बजट को नए उत्तर प्रदेश का बजट बताते हुए कहा कि ये बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। हालांकि विपक्ष ने एक सुर में इस बजट को खारिज करते हुए कहा कि इसे एक छलावा करार दिया और कहा कि सरकार की तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रहे आम जनमानस के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। बजट की मुख्य बातें बेरोजगारी जो दर है वो घटकर 4.2% हुई। ये ऐसी तमाम बातें इसके अंदर कही गई है। एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट सदन में पेश किया। साल 2023-24 का ये बजट कुल 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। ये पिछले साल के बजट 6.15 लाख करोड़ से करीब 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हर बार की तरह इस बार भी बजट में योगी सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों को साधती नजर आई है। कई नई योजनाओं के माध्यम से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर भी इस बार के बजट पर दिखाई पड़ा। बजट में बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को भी जगह दी गई है। एक नजर डालते हैं बजट में योगी सरकार के बड़े ऐलान के बारे में। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हुई। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% रहा। जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। किसानों के खातों में 12,000 करोड़ का भुगतान हुआ। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ रुपए पास हुए। यूपी में 7200 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ का बजट रखा गया। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया। शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए। विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए। युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई। 40,000 नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रुपए। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए रखे गए। अमृतकाल के इस बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बजट प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अहम साबित होगा। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। बजट की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने सिलसिलेवार रूप से अब तक पेश किए गए सभी बजट के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017-18 का पहला बजट किसानों को समर्पित था, तो वहीं वर्ष 2018-19 में औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। इसी तरह साल 2019-20 के तीसरे बजट में महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया, तो वर्ष 2020-21 में युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान दिया गया, जबकि साल 2021-22 में स्वावलंबन से सशक्तिकरण और वर्ष 2022-23 में
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बजट की थीम रही। सीएम योगी ने कहा कि साल 2023-24 का बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। साथ ही प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ जहां योगी सरकार इस बार के बजट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सरकार की जमकर आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह के ख्याली पुलाव पकाने से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना दिखाया जा रहा है, उसे पूरा करना नामुमकिन है। सपा अध्यक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि अभी तक जो 6 बजट आए हैं, उसमें नहीं लगता कि किसान, युवा या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले लिए गए हों। ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। सपा की तरह ही कांग्रेस ने भी योगी सरकार के बजट पर तंज कसा। कांग्रेस ने बजट को मानवीय, संवेदना विहीन बताते हुए इसे सफेद स्याही से लिखा कागज का पुलिंदा करार दिया। इस बार के बजट में कुछ नए संदेश और संकेत भी दिखाई दिए। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई सपा विधायक अलग रंग की वेशभूषा में नजर आए। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री आजम खान के समर्थन में सपा विधायक सदन में शेरवानी पहनकर पहुंचे। इसी तरह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर ने भी सबका ध्यान खींचा। दोनों की गर्मजोशी से भरी मुलाकात ने इस बात को एक बार फिर बल दिया कि साल 2024 में बीजेपी और राजभर दोबारा साथ दिखाई दे सकते हैं। आनंद सिंह, APN, लखनऊ। तो योगी सरकार का 7वां बजट पेश हुआ और 7वें बजट की जो थीम रखी गई वो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की रखी गई। अब ऐसे में जो बजट पेश होता गया, सबकी एक थीम रखी गई। लेकिन अब जो इस बार बजट पेश हुआ है, उसमें ये कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश के विकास में अहम बजट साबित होगा, उत्तर प्रदेश में विकास की नींव रखेगा। दरअसल इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के, ओमकार नाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, और शबनम खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। शबनम जी, और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी जी आपसे। अश्विनी जी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात लगातार योगी सरकार की तरफ से की जाती है और इस बजट की थीम भी यही थी। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर इस बजट से? क्या कनेक्टिविटी रहेगी दोनों की, बताइए। नेहा जी, देखिए, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए सारी चीजों का एक समावेशी बजट है। ये इसमें सभी चीजों को लेकर चला गया है। बिहारू प्रदेश से जब हम लोग धीरे धीरे अब निकाल कर उत्तर प्रदेश बना लाए हैं, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हम आगे बढ़े हैं।
आज का बजट में देखने को मिला, देखिए एक चीज नहीं है, कई चीजें इसमें देखने को मिली। आज नौजवान के लिए है, बेरोजगार के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, विधवाओं के लिए है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, कोई भी ऐसा नहीं छूटा है। आज हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जो लैंड प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जिसमें आज 5 एक्सप्रेस वे काम कर रहे हैं और कुछ दिन बाद 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने तो 1 एक्सप्रेस वे बनाया, अभी तक उसी पे चढ़ी उतर नहीं पाई है, लेकिन 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे। व्यापारी को क्या चाहिए होता है? व्यापारी यही देखता है कि कहाँ से हम आएंगे और हमको वहाँ पर निवेश करेंगे तो वहाँ का माहौल है कि नहीं है। यहाँ हमने संगठित अपराध को खत्म करके निवेश का माहौल बनाया। जब निवेश होगा तो रोजगार होगा। आज रोजगार के भी आंकड़े बजट में आए हैं, 4.2% बेरोजगारी है और यही हमारे बगल का राज्य है राजस्थान, और 25-26% बेरोजगारी दर है, ये भी देखना होगा। तो उत्तर प्रदेश में हम कैसे लेकर आए हैं, कहीं ना हम आज वाटरवेज जो चालू है उत्तर प्रदेश से, व्यापार का एक केंद्र चालू है वाटरवेज से। उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे, 5 जो है अंतर्राष्ट्रीय 9 चालू है और 21 बनाने की योजना है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चतुर्थी विकास की यही तय में एयर स्ट्रिप बनाई जाती थी। अगर हवाई अड्डा बनता तो बहुत अच्छा साधुवाद था, उसको एयर स्ट्रिप बनाकर अपने साथियों का हवाई जहाज वहां से उतरवाया जाता था और सरकार के पैसे से 100 करोड़ से ऊपर का बजट वहां खर्चा किया जाता था। ठीक है। लेकिन आज नहीं है ऐसा, नेहा जी। आज है हम जनता का पैसा जनता के लिए, और जनता के जो रहनुमा आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके द्वारा उनके लिए खर्चा किया जा रहा है। और आने वाले दिनों के लिए ये आत्मनिर्भर बजट है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में सहायक होगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सर आप तो बजट कितना लास्ट पेश करके गए थे, क्या सौंप के गए थे? तो कह रहे हैं हम तो डबल से भी ज्यादा बजट पेश कर रहे हैं, हम 6,90,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, जो कि आज तक की सरकार ने कभी पेश नहीं किया होगा। अब सवाल इस बात को लेकर है, अभी अश्विनी जी को आपने सुना, कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। आप लोगों को दिशाहीन लगता है, आप लोगों को लगता है किसानों को ठगा गया, आप लोगों को लगता है बेरोजगारों की सुनी नहीं गई, आप लोगों को लगता है कि महंगाई और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? तो कह रहे हैं हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा। नेहा जी, विकास की बात वो पार्टी कर रही है जिनकी शपथ भी नहीं हो पाती। अगर माननीय अखिलेश यादव जी एकाधा स्टेडियम नहीं बनाते तो मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहाँ शपथ ले पाते, क्योंकि वो अपना कार्यकाल में 5 साल का जो कार्यकाल उनको मिला, एक स्टेडियम तक इस प्रदेश को सौगात नहीं दे पाए। मैं आना चाहता हूँ, इसके अलावा आज की स्थिति आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बातें हमारे छोटे भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्थिति ये है कि आज सरकार को आदत सी पड़ गई है कि उनकी आप तारीफें करें, उनकी चापलूसी करें, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, चाहे नेहा राठौर गायिका है, वो गायिका है। आज नोटिस दे दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कहते हैं नारी के लिए जो कहते हैं कि बेटी बचाओ। नेहा राठौर की बात नहीं कर रहे हैं ना सर, बजट पे आइए ना, नेहा राठौर पे फिर चर्चा करेंगे। नहीं है तो बजट पे आप बात कर रही है, ये समय गए कहाँ? ठीक है, मैं ले आई उनको, ठीक है, अब बात करेंगे। विकास की बातें कर रहे थे। मैं आपको पिछली बजट का बताना चाहता हूँ नेहा जी। पिछली बार का जो बजट है वो 26 मई 2022 को 23वां वित्त वर्ष के लिए योगी सरकार ने 6,15,000 करोड़ का जो भारी भरकम बजट पेश किया था, और अनुपूरक बजट के रूप में सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए पास किए थे। उसका कोई हिसाब नहीं है। 22 से, अब ध्यान से सुनिएगा, 22-23 का कुल बजट 6,49,000 करोड़ था। सरकार बताए कि उस बजट को कहाँ खर्च किया गया और कितनी नई विकास की योजनाएं जमीन पर उतारी। पहला प्रश्न। एक अखबार की खबर के अनुसार सरकार ने बजट का सिर्फ 50% खर्च किया। किसी विभाग में सरकार का पूरा बजट खत्म नहीं हो पाया। जब सरकार ने जनहित के लिए तो प्रमुख योजना बनाई नहीं, भला खर्च कहाँ से करोगे? जब योगी सरकार प्रदेश के 50% पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, तो निवेश के लाखों करोड़ रुपए लाने के दावे कर रहे हैं। लीजिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि आप कह रहे जनता का पैसा जनता की जेब में, कह रहे ये तो अपनी जेब में भर रहे हैं आप लोग।
कहाँ जनता का पैसा जनता की जेब में डाल रहे हैं? ये कैसे डाल रहे हैं? सिर्फ क्या कागजों में दिखाने के लिए 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया जाता है क्या अश्विनी जी? नेहा जी मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब दे दीजिए, एक सेकंड में आती हूँ, भुवन जी आती हूँ, ओमकार जी का मैं रुक करूंगी इसके बाद। हाँ तो नेहा जी देखिए, भुवन जी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं, मगर ये लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ बैठकर बोलने से ये मामला हल नहीं होने वाला है। अगर इनको लगता है, इनके नेता को लगता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है बजट में पैसा आधा ही खर्चा किया गया है, तो इस बात को इनको सदन में उठाना चाहिए। 1 साल हो गया सदन में इन्होंने अगर मामला उठाने हो तो बता दीजिए। एक तो लगे हैं जातिगत जनगणना कराने पर, ये तो लगे हैं तो दूसरे मामलों पर, ये आज काले कपड़ा पहनकर विरोध कर रहे हैं, पगड़ी पहनकर। तो आज इनका मामला वहाँ है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक पत्थर उछाला है, जो कहते हैं ना, कौन कहता है आत्मा में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो, दिल से उछालो यारो। आज उन्होंने एक पत्थर उछाला है और उस पत्थर की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो है ये बजट है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट है। ओडीओपी को ले लीजिए नेहा जी, ओडीओपी आज भारत सरकार के बजट में शामिल हुआ है, ये हमारी उपलब्धि है। इन लोगों ने ये स्टेडियम से बाहर निकल पाए हैं और अभी उससे उतर पाए हैं, इसलिए ये यहाँ से दिशाहीन बोल रहे हैं। यहाँ पर माननीय भुवन जी कभी नहीं बोलते हैं दिशा से भटक के, लेकिन आज भटके हैं और अखिलेश जी पूरा कागज बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं सीधा ओमकार नाथ जी का रुख कर लेती हूँ। ओमकार नाथ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है क्या उत्तर प्रदेश का जो ये बजट है सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह जाता है, जमीन पे तो उतरता ही नहीं? देखिए, बजट बहुत ही निराशाजनक है और निराशाजनक क्यों है मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ जी। किसानों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने यह वादा किया था, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, किसानों की जो लागत लगती है उसकी दूनी आमदनी हम किसानों की कराएंगे। और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, जो मजदूर है उनके दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग, राज्य सरकार ने इसको पूर्ति करने के लिए नहीं लगाई। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की, न तो कोई क्या कहते हैं नया जाम की इसमें क्या कहते हैं योजना हुई है। कोई नया जाम अगर बनाने की परियोजना हो तो उसमें बजट में कोई इन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। इन्होंने कोई पावर प्लांट लगाए जाने का कोई बजट के अंदर प्रावधान नहीं किया है। अगर प्राइवेट पार्टनर्स को आप पावर प्लांट लगाने के लिए बुलाएंगे तो वो बिजली महंगी देंगे और उसका किसानों पर बुरा असर पड़ेगा और प्रदेश की और जनता पर भी बुरा असर पड़ेगा। नौजवानों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं रखी है। आप देखिए कि इन्होंने बहुत जोर शोर शिक्षा पर फोकस किया है और फोकस क्या किया था, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट के बांटेंगे और 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ को ये बांटेंगे टैबलेट और 4 लाख को नौकरी देंगे। आप बताइए कैसे व्यवस्था हो पाएगी? नंबर 1, शिक्षा में जो व्यवस्था इनकी है, अभी आज ही के अमर उजाला भी निकला है, इसमें क्या निकला है, एक स्कूल ऐसा भी है जहां तीसरी कक्षा में 2 और चौथी कक्षा में मात्र 3 छात्र हैं। और ये कहाँ पे है? ये नोएडा जिले के सरकारी स्कूल में है, जो कि केवल के भगवंतपुर में है। उसमें कक्षा 2 में 2 और कक्षा 3 में 3 और 6वीं से 8वीं तक कुल 10 छात्र पंजीकृत है वहाँ पे। उनसे पूछा गया जब, और वहाँ 5 टीचर है और 1 शिक्षा मित्र है, इतने लोग वहाँ पे हैं और सरकार को ये सुध नहीं है कि वहाँ बच्चे क्यों। पूछा गया कि क्यों तो वहाँ पे इतनी देर से आते हैं, तो उन्होंने बताया, टीचरों ने वहाँ पे अखबार वाले को उन्होंने बताया कि ये टीचर बहुत दूर से आते हैं, लिहाजा जो यहाँ के अभिभावक हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये इनकी शिक्षा व्यवस्था है। जो बजट ये उपलब्ध करा रहे हैं उसमें क्या करेंगे? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, उस पर जवाब ले लेती हूँ। सुन लीजिए, ये बजट क्यों नहीं पहुँच पाता आप लोगों का, जो आप लोगों के कागजों में होता है? सुन लीजिए, मैं एक एक करके ले लेती हूँ ना सर, फिर जवाब भी तो चाहिए इनसे, जवाब भी तो चाहिए, मैं ले लेती हूँ इनसे। जी अश्विनी जी, ये बजट वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता? देखिए, ओमकार नाथ जी हमारे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और लेकिन इनको एक नकारात्मक सोच आ गई है इन लोगों के अंदर। अभी आपने अशोक गहलोत जी को देखा, पिछला बजट पढ़ रहे थे, इन लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं है कि कौन सा बजट पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने पावर नहीं की, पावर प्लांट नहीं लगा। ओमकार नाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं, आज पावर प्लांट लगाना बेमानी हो गया है, नेशनल ग्रिड बन चुका है। उसकी बात आप लोग करते हैं, नेशनल ग्रिड से कभी भी हम बिजली ले सकते हैं। पिछली सरकारों में 10 घंटे बिजली नहीं रहती थी,
और आज की सरकार में एवरेज 20 घंटे बिजली रहती है। सैफई में बिजली रहती थी, लखनऊ में बिजली रहती थी और कहीं बिजली नहीं रहती थी। आज बिजली अगर कमी भी हो रही है कि अपने संसाधन से हमको अगर नहीं मिलता है तो हम ले सकते हैं और लेते हैं। तो आज बिजली की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर बिजली की कमी होती नेहा जी तो ये 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने आता है वो देखता है कि एनवायरमेंट कैसा है, अपराध तो नहीं है। वसूली बंद करा दिया, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में वसूली अंदाजी होती थी वो बंद करा दिया। ओमकार नाथ जी कह रहे हैं कि धरातल पर तो दिखाई नहीं देता। धरातल में तो दिखाई देता है कि नोएडा जिले में एक स्कूल है जिसमें कक्षा 2 में 2 छात्र है, कक्षा 3 में 3 छात्र है। उसी बात को जिक्र कर रहे हैं। कह रहे बजट जो भारी भरकम आप लोग पेश करते हैं ये धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देता, ये जनता तक क्यों नहीं पहुंचता, ये शिक्षा स्तर में सुधार क्यों नहीं लेके आता? सवाल तो उसी बात का है ना सर। नेहा जी जवाब तो लीजिए, नेहा जी थोड़ा समय दीजिए। आज सारा सवाल हमसे होगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय देना। सत्ता पे आप है सर, जी सत्ता पर आप है, जवाबदेही तो आपकी ही बनती है ना। अभी तो अनुरोध आपसे कर रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं ओमकार जी। 5 नए विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है। पिछली बार कामाख्या देवी में जाकर आप देखते वहाँ सहारनपुर में क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी क्या करते बाद काम चालू है कि नहीं चालू है। निर्माण में टाइम लगता है, चीजें बनने में टाइम लगता है। महाराज विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय की घोषणा आज हुई है। युवाओं के लिए 4000 करोड़ की हो रही है। महिलाओं के लिए 3 PhD की बटालियन दी गई है। सबके लिए काम किया गया है, लेकिन अब विरोधी है, इनको नकारात्मक दिखना है। ये सदन में नहीं इस सवाल को उठाते हैं। अश्वनी भाई सदन में इसकी आवाज कम है, लेकिन उन लोगों को उठाना चाहिए ना सवाल, नहीं उठाते। लेकिन मोहन जी का जो प्रॉब्लम है, इसलिए अगर वो हाँ कह देंगे तो अच्छा बजट है तो पिछली सरकार की जल्दी खुल जाएगी, पिछली सरकार की पोल खुल जाएगी। ओमकार नाथ जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं फिर मैं लौटती हूँ। अश्वनी भाई को हमने ये नहीं पूछा है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। 4 यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल के क्या करेंगे जब वहाँ पे छात्र नहीं है। छात्र जब 2 क्लास सेकेंड में 2 हैं और क्लास थर्ड में 3 है और 6वीं से 8वीं तक कुल 10 लड़के पंजीकृत हैं, तो आपने कभी सोचा कि 5 टीचरों की आप तनख्वाह दे रहे हैं, 1 शिक्षा मित्र की तनख्वाह दे रहे हैं, वो 10 आदमी भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए आपने कभी व्यवस्था की? आप बजट की भारी भरकम बात करते हैं, नकारात्मक सोच नहीं है। ये आपका ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। पाकिस्तान के बराबर देश है ओमकार जी। मेरे भाई सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये आपका ध्यान आकर्षित करा रहे तो आप इसको कह रहे हो नकारात्मक सोच है। मतलब वहाँ वही बच्चे पढ़े, वो 3 ही चीज पढ़े। अच्छा सुनिए, नीति आयोग है, इनका ही नीति आयोग है, सरकार का नीति आयोग है। नीति आयोग आपके देश का है सर, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है सर। सरकार का नीति आयोग है, सुन तो लीजिए, सरकार का नीति आयोग है। उसने आपको सर्टिफिकेट दिया है, उसने आपको सर्टिफिकेट दिया स्वास्थ्य के मामले में, नीति आयोग आपके स्वास्थ्य के बारे में सुधार, उसने सर्टिफिकेट दिया है कि सबसे अच्छी पोजीशन जो 3रे नंबर पर है कुपोषण में वो नोएडा की है। और कितने नंबर दिए हैं? 40 नंबर। नंबर 1 पर जो पोजीशन है वो उसको 42 नंबर दिए मेरठ की। आप सोचिए जहां नोएडा में इतने अस्पताल है वहां कुपोषण की स्थिति में आप 40 नंबर पा रहे हैं, तो बलरामपुर और बहराइच की स्थिति क्या होगी, आजमगढ़ की स्थिति क्या होगी? वहां तो मैं समझता हूं आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये चीजें देखिए, बजट कर देने से बजट का नहीं काम होता है। बजट में अगर आप जो प्रावधान कर रहे हैं उसका सदुपयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाली डंका पीटने से कि मील का पत्थर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मील का पत्थर। आप बताइए कि किस तरह से आप इसको कर रहे हैं। आप बताइए, करोड़ आदमी, आप कहते हो कि हम 2 करोड़ लैपटॉप बांट रहे हैं, सर टैबलेट। 2 करोड़ लड़के अगर 5 साल में निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे और वो बाहर निकलेंगे, उसमें आप 4 लाख को नौकरी की योजना बना रहे हैं। 1 लाख रुपया साल, 1 लाख आदमी साल, तो 1 लाख में साल तो कितना बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी। आप अंदाज करिए इसको। चलिए ठीक है, कोई और योजना बनाइए कि उनके रोजगार शबनम खान जी का रुख कर लेते हैं। शबनम जी, ये जो विरोध हो रहा है ये वाकई विपक्ष है इसलिए उनकी आदत है विरोध करने की, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि जो बजट में घोषणाएं की जाती है वो तो आधी भी नहीं पहुंचती जनता तक, उन घोषणाओं को तो पूरा ही नहीं किया जाता, महज बजट कागजों में सिमट के रह जाता है? नेहा जी शुक्रिया आपका। सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं बोल रही हूँ कि बजट तो हर साल आता ही है, हर बार हर सरकार लेकर आती है, पर इनको मुझे लगता है विपक्षियों को एक प्रॉब्लम हो गई है। कुछ भी अच्छा देखने के बजाय, जनता के हित देखने के बजाय
सिर्फ अपने वोट की राजनीति की तरफ ही इनकी नजर है। मुझे लगता है कि मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं जनता के बीच रहती हूँ, जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता भी खुश है उस बजट से। हाँ, खामियां रहती हैं, मैं मानती हूँ कि एकदम 100% कोई भी चीजें आप एकदम प्लेटफॉर्म पर नहीं बिठा सकते हैं कि देखिए हमने वो वाली योजना भी दे दी है, जन जन तक पहुंच गई है। रहती हैं कमियां, उस कमियों को दूर करने के लिए इनको सहयोग करना चाहिए। जहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं वहाँ पर प्रशासन से मिलना चाहिए, वहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ टीवी में बैठकर सरकार को अपोज करेंगे कि देखिए वहाँ ये रह गया। और अगर मैं इनके बारे में गिनाना शुरू करूँ, जो महान मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, शायद मुझे सही से सुनाई नहीं दी उनकी आवाज। नहीं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, दोनों हैं। सिर्फ चश्मा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मत लगाइए भाई, आप चश्मा जनता ये आपने देख लिया शबनम जी, ये दोनों लोग चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। सोचना शुरू कर देंगे ना तो आपकी ये जो सब खाली हो गई है ना जमीन, ये वापस आने लगेगी आपके पास। लेकिन आप सिर्फ अपना ही चश्मा लगा के बैठ जाते हैं। भाई आपको दिन भर के हमारी उम्र में पहुंचेगा, सुनिए जी, आप भी चश्मा लगाएंगे, घबराइए नहीं। आपको महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हुआ है तो तारीफ करिए ना, और अगर कहीं खामी है तो आप तो हमारे लिए कहीं खड़े होते नजर नहीं आते। अच्छा, आपने कितने महिलाओं के लिए सहयोग कर दिया, चलिए बताइए। मैं सरकार के बजट की तरफ ही देखती रहूंगी या विपक्ष भी हमारे लिए कुछ काम करेगा? सरकार से तो मेरी कोई नाराजगी होगी, मैं लड़ाई लड़ लूंगी सरकार से अपनी, चाहे वो किसानों की बात हो। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने कितना महान निर्णय ले लिया, एक सेकंड में ही लगाया उन्होंने। जब आप नाराज थे किसान तो आपके बिल वापस ले लिए, आप उसमें भी खामियां ढूंढने लगे। आपने उनका सम्मान नहीं देखा कि किसानों को सम्मान मिला, किसानों की बात को कैसे सर चढ़ाया गया। आपको सिर्फ खामियां निकालनी है सरकार में। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे बजट तो आपको महिलाओं के लिए भी अच्छा नजर आएगा, युवाओं के लिए आप देखिए, युवाओं के लिए कितना। और आप कह रहे हैं लैपटॉप नहीं पहुंचा उतना, हम तो लैपटॉप पहुंचवा लेंगे और युवा भी लैपटॉप लेकर ही दम लेंगे जितने करोड़ का सरकार ने किया होगा आंकड़ा। आप हमारे लैपटॉप की चिंता मत करिए, आप देखिए कि महिला की सुरक्षा कितना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसपे आपको धूल चटाई महिलाओं ने। तो अगर हमें सबको सुरक्षा मिल रही है, मैं यूपी के एक एक व्यक्ति से बात करती हूँ, बताते हैं बहन जी पहले बाहर 100 रुपए भी लेके निकल गए तो छीन लेते थे और गुंडों की जरूरत नहीं थी। नेहा जी, कभी आप सोच रही हो कि गुंडे छीन लेते थे? सपा के पदाधिकारी छीन लेते थे क्योंकि उस पार्टी में गुंडे ही भरे पड़े थे। तो भाई को पहले अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब शबनम जी जिस बात का जिक्र कर रही थी, कह रही थी कानून व्यवस्था में बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाया है योगी सरकार ने, और ये जमीन पर भी दिखाई देता है। साथ ही साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। इस बार भी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यूपी में स्टार्टअप के लिए 7200 जो स्टार्टअप है वो काम कर रहे हैं, और ऐसे में स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ का बजट रखा गया है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ का बजट रखा गया है। शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है। महिलाओं पर तो खास तौर पर फोकस किया ही गया है। विधवा महिलाओं के लिए भी 4032 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि खास तौर पर महिलाओं का ध्यान नहीं देती, युवाओं का ध्यान नहीं दिया, हर चीज पर फोकस करने की कोशिश की गई है? शबनम जी तो इस बात को बखूबी बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, कह रही थी पहले तो अगर हम बाहर 100 रुपए भी लेके निकलते थे तो छीन लिया करते थे लोग, और ये भी बताया कि कौन छीन लिया करते थे। तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जो बजट पेश होता है वो कागजों से तक सिमट के रह जाता है, धरातल पर दिखाई नहीं देता? काम तो हो रहा है ना यूपी में? मेरे को लग रहा है आदरणीय शबनम जी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। उन्हें कानपुर की घटना दिखाई नहीं दी जब माँ बेटी ने आत्महत्या कर दी। आदरणीय शबनम जी ने हमने देखा, जब हमने देखा कि लगातार वहाँ पे दलित की जो बेटी है उसको जिंदा जला दिया गया। उसको एक हक होता है कि उसको आज में हम लोग उसका जो दाह संस्कार कर पाए, वो भी अधिकार वहाँ पर योगी जी ने मौका नहीं दिया। वहाँ पर जो इनके जो कांड है तो इनको याद नहीं आ रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज हमारी जो बोल रहे हैं ना, चाहे वो पत्रकार बोल रहे हैं, उस पर भी अब ये नियंत्रण करना चाहते हैं। गायिका वो भी महिला है, उससे केवल इनके जो कानपुर की घटना उसके लिए बोल लिखे, उनको आज नोटिस आ गया सरकार का। ये महिलाओं का किस तरह की बातें करते हैं। आदरणीय शबनम जी, आपके सर्टिफिकेट को समाजवादी पार्टी को आवश्यकता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करती है, आप काम करते रहे, आप मुबारक हो। हम लोग किसानों की, नौजवानों की
मातृशक्ति की और लगातार मजदूरों की, विद्यार्थियों की जो लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। ये बजट एक हम इस बजट को इस रूप में देख पा रहे हैं। नहीं, ये बात तो आप पहले भी कहते रहे ना, आप चुनावों से पहले कहते रहे जी किसानों को अंधेरे में रखा गया, किसानों का उद्धार नहीं किया गया। पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा सीटें निकाली भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। किसान नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही थी। देखिए नेहा जी, उसी का परिणाम तो आपको खतौली में दिखाई दिया। इनकी सीट थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और किसानों को इनके जो गृह मंत्री का बेटा है वो तो निकल जाता है अपनी थार की धार लेकर और कुचलने का काम करता है। ये लोग वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लगा लीजिए, जो किसानों पर फर्जी मुकदमे करे और कहा था इनको हम लोग शहीद का दर्जा देंगे, इनको मुआवजा देंगे। अब तक किया गन्ना किसानों के आप और मैं बैठे थे, उसमें कहा था कि किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारण करेंगे, अब तक नहीं हुआ। और कहा था कि 14 दिन के बाद पेनल्टी देने का काम नहीं करा। ये सरकार लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। आज स्थिति है कि पत्रकारों पर आपने देखा नहीं है कि पत्रकारों पर लखनऊ में बार्सिलोना और क्या अत्याचार करा पूरे देश और प्रदेश में देखा हुआ है। क्योंकि जो आवाज दिखाएगा उसकी योगी जी खुश है, और जो इनके आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया। अश्विनी जी कुछ दिखा रहे हैं, अश्विनी जी क्या दिखा रहे हैं आप? ये नेहा जी, भुवन भाई अभी इतनी बात कर रहे थे, मैं कुछ फैक्ट्स के साथ बैठा हूँ। जिस तरीके की बात कर रहे हैं अभी शबनम जी ने उसको उद्धृत किया है। सदन में माननीय आजम खान संसदीय कार्य मंत्री होते हुए बयान देते हैं कि 1044 पुलिस के ऊपर हमले समाजवादी सरकार में हुए थे। आज क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। आज मैं आपको बताऊं, कानपुर में सपा नेता अशोक पर थाने में हमला होता है। शामली में पुलिस को सपा नेता के बेटे ने सड़क पर मारा है। तो ये तीसरी एक अम्बेडकर नगर की मैं बात बता रहा हूं, वर्तमान सपा विधायिका के पति राम बाबू गुप्ता जी के ऊपर उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद 4 महीने तक ये लोग मुकदमा दर्ज नहीं किए। ये स्थिति थी उस सरकार की। तो हमको लगता है कि अभी बहुत सी चीजें हैं। जनवरी फरवरी 2015 का मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भुवन जी, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज आपके जो मुख्तार, अतीक, राखी सब जेलों में हैं, सब अपनी औकातों में है। बंद हो गया। नेहा जी, जो कहता है कि क्राइम बंद हो जाएगा वो गलत बोलता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, 24 करोड़ का देश है, प्रदेश है अपना, और इस 24 करोड़ के प्रदेश में कुछ घटनाएं होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगी, लेकिन उस पर भी हम अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सजा दिलाने में हम सबसे आगे हैं इस समय। हम लोगों ने पिछले साल तक कितने गैंगस्टर लगाए, ये आंकड़े दिए जा चुके हैं। कितने रासुका लगाए, ये दिए जा चुके हैं। कितने अवैध कब्जे छुड़ाए, कई हजारों करोड़ों की संपत्तियां हम लोगों ने छुड़ाकर वापस ली। तो ये एक सुशासन देते हुए सर्वोत्तम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बताऊं जो आज तक इन लोगों ने सोचा नहीं था। बुलडोजर चलता है तो दूसरे पार्टी के नेताओं के घर चल जाता है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर चल जाता है। अपने आपके जितने नेता है वो सब पाक साफ है, बाकी जो है वो दोषी है, आरोपी है, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक करेंगे तो इसी तरह से ठीक करेंगे क्या? देखिए, अब जो है इनके मैं वही आंकड़ा एक और बता देता हूं कि सपा सरकार के 70% से ऊपर मंत्री विधायक जो है अपराधी थे। तो इनके जब अपराधियों के घर में छापा नहीं पड़ेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, तो हम कैसे यहाँ लोगों को रोजगार दे पाएंगे? हम कैसे यहाँ पर जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर पाएंगे? इन्वेस्टमेंट लाए हैं उसकी करके जो इनके अपराधी घरों में हमने कैद किया, जेलों में कैद किया, नहीं तो उनको एनकाउंटर किया गया है। तभी ये प्रदेश खुला है, कायम कर रखा था। और आज की स्थिति ये है कि आप खुद देख लीजिए, 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कभी इन लोगों ने सोचा था? एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा मैं। पर्यटन पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। इन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, काशी विश्वनाथ का विरोध किया, और नेहा जी ताजमहल में बहुत पर्यटक आते थे, उससे ज्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आए हैं, जिससे कि हमको विदेशी मुद्रा भी मिली है, वहां के लोगों को रोजगार भी मिला है। उसी का ये विरोध करते थे हमने। और राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पर्यटन में
अयोध्या आगे होगा। ठीक है ओमकार नाथ जी, देखिए ये कह रहे थे कि हमने काशी में हमने अयोध्या में काम किया है, हमने पर्यटन पे काम किया है, हमने कानून व्यवस्था पे काम किया है, हमने लोगों को नौकरी देने पर, स्टार्टअप्स पर काम किया है। ये तो कह रहे हैं हमने इतना काम किया, किसानों पर काम किया है, बिजली पर काम किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने निश्चित रूप से अयोध्या पे काम किया है, बनारस पे काम किया है और गोरखपुर पे काम किया, बाकी कहीं काम नहीं किया। ये तो अपने आप बता रहे हैं कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो इतना ज्यादा आ जाएगा पैसा कि सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम नौकरी वालों को दे दीजिए। इस तरह से अपने को गफलत में बन जाएंगे। गफलत में डालने से देश बहुत बड़ा है। तीन जिले आप अगर बढ़ा देंगे, दिक्कत क्या है आप लोगों को? हमको दिक्कत ये है मुस्लिम होकर भी कि 22 लाख आदमी बेरोजगार है यहाँ इस प्रदेश के अंदर। अरे 4.2% बेरोजगारी है। अरे आप पढ़ेंगे तो क्या स्थिति होगी आप बताइए। अरे ये कह रहे हैं सुविधा, सुनिए महिलाओं को बड़ी अच्छी सुविधा है। अब आप जरा जान लीजिए शबनम जी, आप भी महिला कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा महिला होती है अब पूरे प्रदेश के अंदर है। 6 साल की सरकार है। ओमकार जी, किसी शायर ने कहा था कि आईना जब उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। आप राजस्थान देखिए तो फिर आईना दिखाइए। क्या महिलाओं की नहीं, लेकिन ये तो अभी बजट में कह रहे हैं, ये तो बजट में कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हुई है। आज ही कहा इन्होंने बजट में। यही तो गलत बताते हैं ना, ये जो भी आंकड़े देते हैं गलत देते हैं। अरे वो तो सदन में पेश किया गया है, तो वो सदन में पेश की हुई चीज कुरान की तरह सही होती है। अब उसको भी अगर गलत आप बताएंगे तो फिर कैसे? अब तो ये भी गलत बता देंगे कि ओमकार जी मेरे सामने नहीं बैठे हैं, सुन लीजिए। यहाँ तो कोई सीताराम बैठे हुए हैं, ये भी गलत है। बता रहे हैं नेहा जी, आप जज की भूमिका में हैं, आप बताइए ये ओमकार जी है कि सीताराम है? आप पहले मैं बोल लूँ फिर बोल लीजिएगा। सदन में जब आप बता रहे हैं तो विपक्ष का काम यही है ना कि ये आंकड़े आपने गलत दिए हैं या सही दिए हैं। यही तो सदन में विपक्ष का काम है कि विपक्ष एकदम सही है आवाज, तो हम गलत है तो कह रहे सदन में तो उठाते नहीं आप लोग, कह रहे सदन में तो इन मुद्दों को उठाते नहीं है आप लोग। क्यों नहीं उठाते हैं? आप देखिए सदन में अभी बजट आएगा हमारे। एक सवाल दिखा दीजिए, एक सवाल समाजवादी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ और आपको चैलेंज करता हूँ, एक सवाल दिखा दीजिए। चलिए इनकी तो संख्या कम है, आप भी बता दीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपने कितनी बार पूछा कि पिछले बजट में क्या क्या घोषणाएं पूरी नहीं हुई, कितनी बार ये मुद्दे उठे, ये मुद्दे कितनी बार उठाए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल इसी सेशन में उठाए हैं उन्होंने 10 सवाल। ये कहने की बात है, इसको बर्दाश्त कीजिए। वो जो सही बात है, जो सही बात है उनके मुद्दों को लड़ने का काम करा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है वो सरकार इतनी तानाशाह बन चुकी है कि जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम विपक्ष के लोग जाके। अब देखिए अब ये ताना, भुवन जी आप तो ऐसे ना थे भाई। भुवन जी क्यों, मतलब आज क्या बात है? कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है क्या आप? देखिए सरकार जो है कि तानाशाह बन चुकी है कि कोई हमारी राजनीतिक दल हमारे जी शबनम जी। नेहा जी, मैं बोल रही हूँ कि बात तो बजट की हो रही है, लेकिन इनको जय श्री राम कहने से भी प्रॉब्लम है, राम मंदिर बन रहा है उससे भी प्रॉब्लम है, मुसलमानों का भी सारी जिंदगी इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी के बड़े भाई से पूछ रही हूँ मैं, और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। तो भाई कब तक खून निचोड़ते रहेंगे आप मुसलमानों का और जनता का? अब तो बख्श दीजिए कम से कम मुसलमान भाइयों को। इमरान मसूद की आपने क्या हालत करी वो कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कि आप लोगों ने कितनी इंसल्ट करी उनकी। तो मुसलमानों की भी वोट आपने हमेशा ऐठी ली, उनका इस्तेमाल किया, और मुसलमानों को दूध में से मक्खी की तरह आप लोगों ने फेंक दिया। मुसलमान शिक्षित नहीं है, मुसलमान पंचरबाज कहलाता है, मुसलमान पत्थरबाज कहलाता है। ये तो कहते हैं कि बीजेपी करती है, 80-20 की बात हम नहीं करते। आज योगी जी कम से कम सबको साथ तो लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हम थोड़ा सा मुद्दे से लोगों ने तो कभी किताब देने की बात ही नहीं की। हम थोड़ा सा मुद्दे से हट रहे हैं शबनम जी। लीजिए, चाहे कश्मीर के मुसलमान हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो, पत्थर मारिए, मुसलमान की बात नहीं होती ना। शबनम जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, बात बजट की हो रही है। बजट पे आज चर्चा करते हैं ना, फिर इस पे डिबेट करेंगे। नहीं, आज मुसलमानों की मैं बजट का ही पूछ रही हूँ इनसे, समाजवादी पार्टी वालों से कि क्या दिया आपने। शिक्षा को मैं बजट से जोड़ रही हूँ ना, कितने लोगों को, कितने मुस्लिम को शिक्षित किया आपने,
और कितने आपके टाइम में IAS IPS बने और आज के टाइम में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे बताएंगे कितने ज्यादा IAS IPS बनकर आ रहे हैं मुस्लिम लड़कियां भी लड़के भी। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ इनसे, आप इसे हिंदू मुसलमान की तरफ मत लेके जाइए। मैं पूछ रही हूँ मुसलमान भाइयों के लिए आपने क्या किया, बताइए जरा मुझे। ठीक है भुवन जी, शिक्षा की बात कर रहे थे आप अभी लंबी चौड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है भुवन जी। शबनम खान जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकार है मौजूदा सरकार 6 साल से जो बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आप पता नहीं किस तरह की आप विश्लेषक का काम करती हैं, सत्ता पक्ष से प्रश्न किया जाता है। अपनी चिंता करिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आपको बताना चाहता हूँ मैं, आप ही की बात सुन रहा था मैं बहुत ध्यान से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शाहजहांपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, और उसमें इनके जो आज के वर्तमान के इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वास्थ्य मंत्री थे। आज वहाँ की हालत क्या कर दी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग तो डेवलपमेंट करते हैं वे और मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा भी तो सर बताइए ना, प्रदेश बहुत बड़ा है। न्याजी इसका विषय बता रहा हूँ। मैंने शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का नहीं पूछा है आपसे, पहला झंडा जो है क्या किया आपने। न्याजी हमें अपनी बात रखने का हक है नहीं। नहीं आपको पूरा मौका दे रखा है मैंने, बताइए। तो आगे बीच में बोल रहे दोनों के दोनों। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र प्रोग्राम का नाम है और देश में भी हमारे लोकतंत्र है, सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है सर, सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको भी बोलना है एंड्रेस करिए, मैं मौका दूंगी, आप अपनी बातों को रखिए। हम तो नहीं बोल पाते इन लोगों के बीच में, हम तो शांति से। नेहा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं बीच में, तो मैं आपको मौका देती हूँ। ठीक है बताइए भुवन जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है। केवल एक बिल्डिंग बनाने से वो नहीं हो जाता, उसे ठीक नहीं बनाए वहाँ पर ना तो स्टाफ। कितने योगी जी को चिट्ठी लिखी है आपने उसको ठीक कराने के लिए, कितने आपने क्या करवा रही है? एक करके बात रखिए, तरीके से हम करेंगे। भुवन जी आप तो बहस छोड़ के भाग गए थे, ये तो भाई अच्छा ये बताइए ऐसे नहीं ना, एक करके रखेंगे ना बात, ऐसे नहीं। भुवन जी देखिए किसी को इंटरप्ट नहीं करते बीच में, बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं। भुवन जी अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बताइए, एक मिनट ये बताइए कि देखिए ये 7वां बजट इन्होंने पेश किया, 6 बजट आप कह रहे हैं कि इन्होंने पेश कर दिया, लेकिन उसके जो काम है वो आज तक अधूरे, जो घोषणाएं की थी वो आज तक अधूरी है, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इन मुद्दों को कितनी बार आपने सदन में उठाया, मुझे थोड़ा सा जवाब दे दीजिए इसका। पहले आप कह रहे थे और उसके बाद आवाज आई नहीं आपकी, बताइए। शबनम जी मैं बता रहा हूँ हमारी मैं पूछ रही हूँ, मैं नेहा पूछ रही हूँ। नेहा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के होने के कारण, ये उत्तर प्रदेश की जो 30 करोड़ की जनता है उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हम लगातार उठाने का काम करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, कितने बार उठाया, कब उठाया, कितना जवाब मिला, मुझे बताइए ना सर। हमेशा उठाते नहीं होता ना ऐसा, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दीजिए सर। ये 50% वाला भी बता दीजिए कि कितना कब उठाया आपने, 50% ही खर्चा हुआ है बजट का। 50% वाला खर्चा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आपका है, सारा मेरे पास लिखा है इस समय। मैं आपको आप सारा बता देता हूँ। बताइए सर बताइए, कितनी बार का जो है बताइए, और कितनी बार उठाया इस बात को, आपने सदन में कितनी बार उठाया ये भी बताइए ना। यहाँ तो आप उठा रहे हैं, आपके पास अगर पूरा डाटा है तो आपने सदन में कितनी बार उठाया, कितने बार उस पर जवाब मिला, उस पर कितना क्या कार्रवाई हुई, पता चलना चाहिए ना। मैं आपको पूरा उसका डाटा पूरा मेरे पास है, मैं आपको उसका बताना चाहता हूँ। एक डबल इंजन वाली जो भाजपा सरकार है, ये यूपी सरकार को 3 वर्षों से जीएसटी के बकाये का भुगतान नहीं किया। एक विषय डिपार्टमेंट, अब इनके डिपार्टमेंट का आ जाइए, सुन लीजिए बात। आपका लोक निर्माण विभाग बजट है इसका 27,470 करोड़ रुपए और खर्च कर पाए केवल 7,517। ये आंकड़ा कहाँ से आपके पास आया सर, ये आंकड़ा कहाँ से, जो कौन सा आंकड़ा आपने इजाद किया, ये कहाँ से आया? ये आंकड़ा हमारे पास है ना, कहाँ से आया आंकड़ा है, कौन सा आंकड़ा है, ये कहाँ का आंकड़ा है सर, थोड़ा सा बता तो दीजिए। अरे ये तो पॉलिटिकल फुल टाइम पॉलिटिशियन है, काम करते हैं पार्टी का, हमें पास से सारा आंकड़ा देता है। ठीक है, और बता रहा हूँ ग्राम विकास का बता रहा हूँ। आप बताइए आपके किस विधायक ने इस मुद्दे को उठाया सदन में, आप बताइए किस विधायक के सदन में इस मुद्दे को। मैं आपसे बोल रहा हूँ एज ए प्रवक्ता, मैं अपने पूरे देश के सामने आपकी बात रख रहा हूँ।
कौन सा आपके डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों का मेरे पास लेखा जोखा। मैं आपको ग्राम विकास का बताना चाहता हूँ, 28,146 करोड़ का बजट है, और बताना चाहता हूँ कि केवल 14,000 आज सुबह से न्याजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता लोग यही बता रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा। मैंने सबसे पूछा, भारतीय जनता मैंने सबसे पूछा, कोई नहीं बता पा रहा। भारतीय जनता पार्टी को भी आधार कर दे हम पे। आज यहाँ उठाएंगे, क्या फायदा है आपको? यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आधार कर देंगे नहीं, आप जो है सदन में उठाइए तो फायदा होगा। यहाँ उठाने से क्या मतलब है? आपका आईना बता रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट के 50% का खर्च नहीं कर पाए आपकी सरकार। ये सरकार का फेलियर है। पिछली बार का जो बजट है आज इसको मान लिया जी। एक बात मैं बताना चाहूंगा, हम सारे डिपार्टमेंट सरकार थी तो भी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, 2200 सीट थी, आज 8500 सीट है। 7 सालों में हम लोगों ने इतने डॉक्टर बढ़ाए हैं, क्यों नहीं बढ़ाया था इन लोगों ने? सर, बजट का मतलब क्या होता है सर? बजट यही होता है कि क्या एक साल में अब खर्चा होगा, कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर पर होगा। अगर वो खर्चा भी नहीं हो पा रहा बजट पेश करने के बावजूद, तो सर सवाल तो खड़े होंगे ही। ओमकार नाथ जी, ज्यादा फोकस कौन कौन से सेक्टर पर करना चाहिए था, और क्या हर वर्ग जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अश्विनी जी कर रहे थे उनको तवज्जो दी गई है, और क्या प्रायोरिटी सरकार की रहनी चाहिए थी, प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए थी इस वक्त? देखिए, सरकार की प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ बड़बोलेपन वाली है। प्रायोरिटी होनी चाहिए कैसे कुपोषण को खत्म किया जाए, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, कोई काम नहीं करती। शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। अगर ध्यान देती तो ऐसा कभी ना होता जैसा जेवर के स्कूल में मिला है। समझिए आप। तो जितनी नहरें बनी हैं, जितनी भी हमारी नहर परियोजना है, उसमें टेल तक पानी किसी भी नहर में नहीं पहुंच पाता है, आप पता कर लीजिए। और सिल्ट जम गया है, उसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, न तो इन्होंने कल चैलेंज है आपको। कल चलिए मेरे साथ, आपको यही बगल में बाराबंकी में सारी नहरें मैं दिखा सकता हूँ आपको। शारदा नहर में सारी नहरें दिखा सकता हूँ मैं। कोई अतिक्रमण नहीं किसी नहर पर। टेल तक पानी पहुँचाने के लिए उसकी सिल्ट सफाई हो चुकी है, उसकी पूरी ड्रेजिंग हुई है, सारा चीज चमचमाता हुआ है। कहाँ है आप? बात सुन लीजिए, आप तो बीच में बोल देते, हम तो नहीं बोलते जब आप बोलते हैं। हमारी बात तो सुन लीजिए। आप बाराबंकी क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पता कर लीजिए। मैं हुआ गांव का रहने वाला हूँ, लालगंज तहसील में। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे, अपने घर खाना खिलाएंगे, एक रात ठहराएंगे भी, आपको दिखाएंगे अगर वहाँ पानी मिल जाएगा तेल में। ऐसी बात हम जो कह रहे हैं वो हम सही कह रहे हैं। आइए एक दिन हमारे यहाँ पूरे दिन रहिए। नहीं ठीक है सर, जनता तो देखती है ना ओमकार नाथ जी, जनता तो देखती है। अच्छा ये बताइए कि अगर इतनी ये जो बजट पेश किया जाता है धरातल पर नहीं उतरता, तो ये जीत कैसे रहे हैं? ये जीत कैसे रहे हैं? दोबारा सरकार कैसे बना ली? और कांग्रेस की 2% वोट कैसे हो गया? 2% से भी कम है, 2 विधायक हैं। अरे भाई हम नालायक हैं, छोड़ दीजिए, हम बेकार हैं। लेकिन हमारा शक तो हम सवाल तो कर सकते हैं ना, कि सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे जीतते जा रहे हैं सर? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं धरातल पर उतरता नहीं काम ये लोग करते नहीं, ये बड़बोले हैं, तो जीत कैसे रहे? इन्होंने हिंदू और मुसलमान लगा रखा है, उसे भी जीतते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। और वो उन्होंने एक ऐसी धारणा बना ली है कि बहुमत को अपने साथ में कर रखा है। जब तक जिस दिन वो धारणा टूटेगी उस दिन को समझ में आ जाए कैसे क्या होता है। उससे छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। हारने का मतलब नहीं कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया नेता नहीं थे। एक बार सदन में पहुंचे थे लोकसभा में, लेकिन उनसे बड़ा नेता कोई हुआ नहीं। तो ये कहने वाली बातें होती हैं। इसको छोड़ दीजिए। जयप्रकाश नारायण जी तो कभी सदन में नहीं गए थे, क्या नेता नहीं थे? ये सब चीजें अलग होती हैं। और जो देश के लिए काम करता है वो उसका, और हम लोग देश के नागरिक हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। मतलब जो सरकार काम नहीं करेगी वो भी जीतती रहती है। बजट की बात कीजिए, बजट में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो बजट नहीं समझ में आ पाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि कुपोषण पर सरकार क्या ध्यान दे रही। 6 साल से सरकार सत्ता में है। 3 जिले, हम तो सबको राशन बांट रहे हैं, हम सबको गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, हम सबको घर दे रहे हैं, हम सबके घर पे बिजली कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, हम हर घर को नल से जल दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? पूरे प्रदेश की जनता, इसलिए आपको जनता फिर लेकर आ रही है सिंह साहब, और आपको यहाँ से निकाल रही है। सुन लेते वो तो केजरीवाल ही बांट रहे हैं।
वो भी सरकार बना देते हैं। जिनको एक उदाहरण दे सिंह साहब, आप सुनना चाहें तो एक उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण। सुन लीजिए पहले हमारी सुन लीजिए, फिर आप एक उदाहरण देता हूँ, आपके लिए उदाहरण है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बनाए हैं। बहुत शानदार उदाहरण देता हूँ सिंह साहब, सुन लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। आप जैसे नेताओं के दिमाग में रहेगा तो कहीं ना कहीं उठाएंगे इसको। सुन लीजिए, लखीमपुर में एक घटना हुई, लखीमपुर में घटना हुई, कांग्रेस के सारे नेता आते हैं, वहां पर चन्नी साहब भी आते हैं, वहां पर बघेल साहब भी आते हैं, 50-50 लाख रुपए देते हैं पीड़ित परिवारों को। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत शानदार काम किया, साधुवाद देता हूं उनको अभी भी। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर एक पंजाब का दलित युवक सारण का काटा जाता है। चन्नी साहब मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रियंका जी, राहुल जी, आप सब लोग नेता थे, कौन गया उसके घर? पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया रात में। उसको भी हाथरस याद करते हैं आप लोग, लेकिन उसको जलाया गया। मेरे पास पेट्रोल डाल के जलाने वाली तो और भी कई घटनाएं याद आ जाती है सर, बहुत सारी घटनाएं याद आती है। उत्तर प्रदेश की भी बहुत घटनाएं याद आ जाएगी, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। खैर ये वक्त नहीं है ऐसी खबरों पर डिस्कस करने का, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बजट की। बजट पे ही आज हमने चर्चा की। वो वाली हाल है कि इनका हमारा हम क्यों फेल हुए, क्योंकि फलाने का लड़का भी फेल हो गया। अरे भाई वहाँ की बात नहीं, बात उत्तर प्रदेश के बजट की हो रही है। नहीं, दोनों बातें सही हैं। नहीं, दोनों बातें नहीं। आप हमारा लड़का क्यों? माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से पीड़ित थे, उसके बाद एक गांव में गए और वहाँ गए जहाँ पर लोग ज्यादा पीड़ित थे। अपने प्रदेश के विकास के लिए बैठे हुए यहाँ पे, बिल्कुल हम आप बैठ के बात करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, सब कुछ देख रही है। महिलाएं अभी भी है बरकरार।